प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज मनमोहन कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर 1664वां कार्यक्रम है। 5वीं वर्ष की 254वीं शाम है। आज 5 अप्रैल 2026 का यह दिन है और तो इस पटल पर पुस्तक समीक्षा का क्रम चल रहा है और यहाँ पर आज हमारे इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित कृतिकार आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हल्द्वानी से आप इस पटल पर जुड़े हैं और मोहन कृति पटल पर आपका आशीर्वाद नियमित रूप से मिलता है। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कविता की कहानी, जिसका शीर्षक भी बड़ा सा प्यारा सा है और सुंदर कलेवर में यह पुस्तक है। और यह पुस्तक पहली कृति है आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी की, और तिवारी जी की यह पहली पुस्तक उत्तराखंड भाषा संस्थान में चयनित हुई और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ। आइए आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी के संक्षिप्त परिचय को आपके बीच में रख दूं। आपका जन्म 7 जनवरी 1959 को हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के सुदूर गांव हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के मध्य सूर्यमय वातावरण ग्राम जलथाकोट, जो दफौट में आता है, पोस्ट चमड़थल, जिला बागेश्वर में आपका जन्म हुआ। आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी को प्रणाम करता हूँ। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला जलथाकोट में, पूर्व इंटरमीडिएट तक की शिक्षा इंटर कॉलेज कांडा में हुई, जिला बागेश्वर में है। बीए की शिक्षा व्यक्तिगत रूप से इन्होंने मोतीराम बाबूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से प्राप्त की। और 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक आप राजकीय सेवा में न्यायपालिका में कार्यरत रहे और हिंदी साहित्य एवं कविताओं के प्रति आपकी रुचि होने के कारण आप बहुत पहले से ही ये सृजन कर रहे थे। और 2019 में राजकीय सेवा से आप जब निवृत्त हो गए, उसके बाद आपके जो अनुभव थे और जो ज्ञान इनके पास था, जो संस्कार थे, उसको इन्होंने मूर्त रूप दिया और कविता की कहानी इनकी पहली कृति का जन्म हुआ। इस सुंदर कृति को आपने लिखा है। आज जानते हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी से, जो शिवपुरी दमोह हल्द्वानी, जिला नैनीताल में रहते हैं। आपकी अन्य पुस्तकें भी इसके बाद निकली हैं। चेतन प्रसोम काव्य संकलन है और इसके साथ ही किराएदार आपकी कहानी संग्रह है। मन के उपवन इनकी चौथी कृति है और लगातार आप सृजन कर रहे हैं। और सृजन के इस क्रम में आपने कृष्ण जी की आरती, गोलजू की आरती, बजरंग बली जी की आरती और शिव जी की आरती बहुत सुंदर लिखी हैं और उसको आप प्रसारित भी करते हैं लोगों तक। जगह जगह जहाँ भी आप लोगों से मिलते हैं तो उसको निःशुल्क बांट देते हैं। ऐसे साहित्य सेवी, साहित्य प्रेमी विभूति को मैं प्रणाम करते हुए उनको आज के इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरा निवेदन होगा कि इस कृति जो उत्तराखंड भाषा संस्थान से सम्मानित हुई है, चयनित हुई और उत्तराखंड गौरव साहित्य गौरव सम्मान से आप विभूषित हुए, इस कृति के बारे में आप संक्षिप्त रूप से बता पाएंगे कि
इसमें क्या क्या सामग्री आपने स्थान दिया है और पाठकों तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैं आदरणीय प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ और हमारे इस पटल पर उपस्थित आदरणीय दिनेश पांडे अल्मोड़ा से जुड़े हैं और अल्मोड़ा से ही डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, अन्य कृतिकार भी हमारे इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे। मैं अभिनंदन करता हूँ सभी का और आदरणीय प्रकाश तिवारी जी को अनुरोध के साथ आमंत्रित करते हुए हमको हर्ष हो रहा है और उनका अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। जय। नमस्कार आदरणीय जोशी जी, इस पटल पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब निर्मल जी, एक दिनेश जी और जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आपने मेरा परिचय दे ही दिया है और किताबों के बारे में बता ही दिया है। मैं अब सिर्फ इसी के किताब के ऊपर सीमित हो जाता हूँ। आपने मुझे एक कठिन प्रश्न किया है कि अपनी किताब की समीक्षा खुद करो, ये लेकिन अब आपका आदेश है तो इसको मैंने स्वीकार किया। मैंने छोटा प्रयास किया है, मैं कैसे इसका आगे करूंगा। इसके मैंने कुछ बिंदु बना रखे, उसे बिंदु पहले मैं बताता हूँ कि मैंने किस बिंदु पर प्रकाश डाला हूँ। पहला प्रश्न मेरा, किताब का नाम कविता की कहानी क्यों रखा है? और दूसरा प्रश्न मैंने बनाया कि इस किताब को लिखने की क्या जरूरत आ पड़ी, जो इतनी मेहनत करनी पड़ी है। तीसरा प्रश्न मैंने बना रखा है, इस किताब को लिखने में किन किन लोगों का सहयोग मिला है। चौथा प्रश्न है, इस किताब में कितनी कहानियां हैं और किस विषय से संबंधित हैं। पांचवा प्रश्न है, किताब क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। छठा प्रश्न बना रखा, क्या आपके संज्ञान में है कि इस किताब को पढ़ने से किसी को फायदा हुआ है। सातवां प्रश्न बना रखा है, इस किताब की क्या कोई उपलब्धि है और क्या किताब का प्रभाव है। आठवां प्रश्न बना रखा है, अंतिम प्रश्न है, किताब कहाँ उपलब्ध हो सकती है। अब समस्या क्रम में सुनिएगा, मैं इस किताब से शुरू कर देता हूँ। मैंने किताब में जो ये किताब है मेरी, सुनिएगा देखिएगा। इसके शुरू में इन्हें वंदना लिख रखी है, मैं इस किताब से पढ़ देता हूँ। हे जगदीश्वर तुम कृपा निधाना, कण कण के जग को तुमने ही जाना। कविता में मेरे वो भाव भर दो, रसों के सागर में डूबो के रख दो। मन भाव मेरा जन जन को सुख दो दे, कालुष्य मन का सबका ही हर दे। कर्मों को मेरे निष्काम कर दो, निर्मल मनों में विश्वास भर दो। अब मेरे पहले प्रश्न का जवाब है, कविता की किताब का नाम कविता की कहानी क्यों रखा है। इसके उत्तर मेरा यह है कि इस किताब में 5 कहानियां हैं और प्रत्येक कहानी का सारांश छंदबद्ध कविता में लिखा गया है, इसलिए इसका नाम कविता की कहानी रखा है। इसके अलावा जब मैंने कहानियां लिखी तो अंदर से कविताएं आने लगी। जब मैंने कहानी का सारांश छंदबद्ध कविता में लिख दिया तो कविता के बारे में ये कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेंच मूर्खाणाम निंद्रया कालहीनवा। काव्य के पठन पाठन से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, उसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। इस आनंद का यथार्थ अनुभव काव्यानुरागी सज्जन ही कर सकता है। मुझे लगता है कि जब व्यक्ति कहानी पढ़ने के बाद सकारात्मक अनुभूति कर रहा होता है, उस अनुभूति को यदि छंदबद्ध कविता के माध्यम से रस अलंकार और छंद से रसमय बना दिया जाए तो आनंदमय की अनुभूति में अवश्य वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, अगला प्रश्न मैंने खुद बनाया है, इस किताब को लिखने की क्या जरूरत पड़ी, जो इतनी मेहनत करनी पड़ी। इसके उत्तर में है, यह प्रश्न मेरे साहित्यिक सृजन की उत्पत्ति का प्रेरक है। इसका उत्तर देने में मुझे अपने जीवन क्रम की अनुभूतियों का वर्णन करना आवश्यक हो गया है। संयोग से मैं अपने जीवन के 20 वर्ष की उम्र से ही राजकीय सेवा करने लगा था और 60 वर्ष तक राजकीय सेवा की, वह भी न्यायपालिका में। न्यायपालिका में राजकीय सेवा के दौरान सौभाग्य से मुझे करीब 24 वर्ष तक लीडर के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। न्यायपालिका में अपराधी मनोवृत्ति,
और न्यायाधीशों द्वारा दंड के माध्यम से उसके दमन का उपचार एवं मानवीय मूल्यों की संवेदनाओं को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने और समझने का अवसर मिला। जब कभी किसी बिंदु पर अत्यंत प्रभावित या आहत होता था, उसे अपने अंतःकरण में या डायरी में नोट कर लेता था। मेरा हमेशा यह प्रयास रहा कि मैं मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का अपने स्तर से प्रयास करूं। जब भी विद्वान न्यायाधीशों और विद्वान अधिवक्ताओं के मध्य विस्तृत चर्चाएं होती तो अपराध या विवाद का कारण स्पष्ट हो जाया करता था। कई बार व्यक्तियों ने मुझसे राय मांगने का प्रयास किया तो मैंने उन्हें मानवीय मूल्यों की ओर मोड़ने का प्रयास किया, जिसमें मैं कई बार सफल भी हो गया। उसी सफलता से उत्साहित होकर मैंने उन बिंदुओं पर ही कुछ कहानियां लिखी हैं, जैसे बुलबुला दहेज से संबंधित घटना, आंचल की छांव परिवार अदालत की कहानी, प्यार की जीत अच्छे वकालत की वकालत है। मैंने मुंसिफ न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर जिला जज और जिला जज के न्यायालयों में रीडर स्वयं की संतुष्टि एवं संतोषजनक कार्य किया। ठीक है, जो कभी कि मेरी अनुभूत हो जाती थी मैं उसको नोट कर लेता था और उसको मैंने किताब के रूप में दे दिया, क्योंकि मैंने किसी को राय दी, उसने मेरी राय मान ली, तो उससे बात मान ली तो वो तो अब भूतकाल हो गया ना। अब मैं किताब में लिख दूंगा तो उसको आने वाला समय पड़ेगा, उसको लोग तो उसको फायदा होगा। ये इसलिए मैंने किताब लिखी है मेरे वहां से कि इस चीज को जो जी मेरे अंदर डेवलप हुए, मैं कोई साहित्यकार, बहुत बड़ा साहित्यकार लेखक ऐसा नहीं था, न मेरा कैसा पृष्ठभूमि रही, न वहाँ कचहरे को ऐसा माहौल रहा कि हम वहाँ पर लिखें पढ़ें। वहाँ तो साहित्य कहीं इतना है ही नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल वहाँ पर रहता है। तो उस बिंदु को मैंने वहां से जो था कि लोगों को इसका बेनिफिट हो, मेरा इसमें कोई ये भी था कि मुझे इनाम मिले, ऐसा भी नहीं कुछ था। मैं उस बिंदु को लोगों तक पहुंचाया, तो किताब के माध्यम से मैंने इसलिए कहानी लिखी है, इसका कारण यह है। अच्छा, इस किताब को लिखने में किन लोगों का सहयोग मिला, ये अगला प्रश्न है। इस किताब के सदन में ऐसे जब आफ्टर रिटायरमेंट के एक दो साल पहले एक दलित सिंह मेहता जी हमारे मित्र हैं, उनको मैंने डायरी दिखाई, अपनी एक दिन डायरी दिखाई, तो वो उन्हें डायरी पढ़ी, बोला हम तुम एक आध दिन में इसको पढ़ के बताता हूँ। तो अगले हफ्ते आए, बोला तिवारी तुमको तो यार तुम्हारे तो जो सरस्वती का बास है तुम्हारे अंदर, तो बोला इसको डेवलप कीजिए आप। फिर उस डायरी को मैंने उस पर चर्चा की, कुछ बिंदुओं पर पढ़ा तो लिखा हमने, उसको आसपास में चर्चाएं की, तो उसको हमने जो जहाँ त्रुटियां थी उनसे चर्चा के बाद त्रुटियों को सही करा हमने। तो उसके बाद उसको मैंने फिर सही रूप दिया। उसके बाद मैंने कस्तूरबानंद चंदोला जी हैं, उनको मैंने वो पूरी किताब लिखने के बाद उनको भेजी, तो उन्होंने बोला यार तुमने इसको जो लिखा है कचहरी के लोक में लिखा है, क्यों कचहरी का कि उसको कोई नहीं पढ़ेगा, इसको तुम जरा साहित्य के लोक में दो। उन्हें जो कंटेंट्स था उन्हें कोई चेंज नहीं किए, जरा कहीं मेरी भाषा को उन्हें परिमार्जित किया। दूसरा सहयोग में कस्तूर चंदोला जी का रहा है, वही साहित्यकार है, उपन्यासकार भी है, उपन्यासी उन्हें लिखा हुआ है। और तीसरा हमारे रामदत्त पालीवाल जी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं और विधि सचिव भी रह चुके हैं, उन मेरे संपर्क में थे, तो मैंने कहा साहब इसको आप पढ़िए, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला तिवारी जी आपको तो भगवान ने बहुत अच्छी वो दे रखी है, उन्होंने कहा आप सरस्वती साधना कीजिए आप। वो बहुत खुश थे, मैं उनके साथ काम किया, जिला जज रहे वो, उनके साथ जब मजिस्ट्रेट तक काशी में तब भी मैंने काम किया था, तो बहुत खुश है। बोला उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, बोला आप इसको आप छापिए, इस किताब को कीजिए आप। वो 3 लोगों का मेरा इसमें सहयोग रहा है इस किताब को छापने में, तो उन लोगों का मार्गदर्शन से और उन लोगों के आशीर्वाद, मैं इन 3 लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनने मुझे आशीर्वाद दिया और एक किताब एक कृति बन गई, एक सफल कृति बन गई है। यह है। अच्छा, अगला प्रश्न है इस किताब में कितनी कहानियां हैं और किस विषय से संबंधित हैं। इसके उत्तर मैंने लिखा है इस किताब में 5 कहानियां हैं। पहली कहानी पिघलती ओस एवं अनमोल उपहार, ये किशोर मनोवृत्ति को भटकने से रोकने का प्रयास किया गया है। अब ये जो किशोर मनोवृत्ति को भटकने का प्रयास, मैंने ये कहानियां क्यों लिखी, एक किशोर न्यायालय होती है हमारे कोर्ट में, किशोर लोग होते हैं उनको जेल में भेजते हैं और उसको किशोर को अपराध भी उसका अलग किशोर न्यायालय अलग बोर्ड चलता है, लंबा विषय है वो। मैंने किशोरों को भटकते हुए देखा या कहीं पर ऐसा मैंने अनुभूति हुई, तो मैंने कहा इनको अगर इस ढंग से कहानी के रूप में इनको अदालत की भाषा में नहीं, कहानी के भाषा में इनको पढ़ाया जाएगा तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। ये मेरे एक विचार बना।
तो तब मैंने किशोर न्यायालय पर जो है वो लिखी है। इसमें 2 कहानियां, अनमोल उपहार और पिघलती पिघलती ओस। वो किशोर, उनके पात्र मेरे किशोर है, उनको मैंने भटकने से, कहानी के माध्यम से उनको वहां से भटकने से रोका है। और कहानी जब बुलबुला मैंने लिखी तो 1995 के आसपास की बात है। मैं एडिशनल मुंशी के यहाँ पेशकार था। उन दिनों पूरे जिले के 125 के मुकदमे हमारे यहाँ चलते थे। तो वहां पर जितने आप जैसे दहेज के मुकदमे, 125 के मुकदमे, और जनरली लेडीज और आदमी आते थे वहां पर। बहुत वो मैंने कितने लोगों को समझाया, कुछ लोग मेरी बात मान भी गए। तो उसको मैंने कहा, कभी साहब से मैंने कहा साहब इनको ऐसे, उनका पहले फॉल्ट ढूंढा दोनों में। उनका भाई आपकी ये गलती है, आपकी गलती है, इसको इस बात पर कम्प्रोमाइज कर, साहब को बैठा दें, दोनों को बैठने का मौका दें और उनसे कहें कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है। दोनों आपस में कितने राजीनामे करा दे, उसे याद तो इतनी नहीं है। तो इसलिए मैंने भी दहेज एक्ट को लोगों को बर्बाद होते भी देखा और सबलते हुए देखा है। तो मैंने कहा अगर इसको किसको, जैसे मैंने राय दी, तो जैसे ये इसमें राय दे रही है, मैंने 4 थाने में कोई बहादुर सिंह नाम के हैं, हो सकता है नाम अलग कोई होगा, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने बहुत वो किया, तो लोग मेरी बात माने, तो मैंने इसका इस कहानी का रूप दे रखा है इसमें। अच्छा, अब इसमें एक है कहानी आंचल की छांव है, कभी कुछ हमसे पढ़ूंगा इसके में। आंचल की छांव का जो मेरा कंसेप्ट है, लोक अदालत का कंसेप्ट है ये। लोक अदालत जो है 1982 में पहली लोक अदालत हुई थी। 1987 में शायद, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, लोक अदालत को कानूनी रूप दे दिया गया था। लेकिन 1900 मुझे याद है अभी 1993 या 95 के बीच के आसपास की बात है, तब मैं रुदूर में था। तो किच्चा में हमने लोक अदालत लगाए थे। उन लोक अदालत कैंप में जाते थे, तो लोक अदालत में उसमें उसको ये जो लोक अदालत कंसेप्ट ये था कि जो जज और उसके बातकार की दूरी बहुत हो गई है, तो डायरेक्ट भी जो जैसे कोई अपनी बात जज के सामने रख सकता है। उसमें मगर हिंसा अपना क्राइम नहीं होते उसमें। जैसे कंपाउंडेबल कुछ मुकदमे होते हैं, उनको तय किया, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, दूसरा जिनमें कंपाउंडेबल जो होते हैं, अब वो उसकी अलग विषय है, उन मुकदमों को लोक अदालत में तय किया जा सकता है। तो मुझे याद है कि 1995 के आसपास हमने किस्सा में लोक अदालत लगाए, तब मैं पेशकार था वहां पर। तो 175 से 200 के आसपास के मुकदमे तय एक दिन में तय किए थे हमने। मतलब एक दिन में, एक हमारी कोर्ट में, एक कोर्ट में दो कोर्ट मुंसिफ थे, एडिशनल मुंसिफ में, एडिशनल मुंसिफ में था। तो हमारी कोर्ट ने जो 100 करीब 75 से लेके 200 के बीच की कुछ मुकदमे तय किए थे हमने, और करीब 35-40 हजार रुपये फाइन भी हुआ था उस दिन। अच्छा, लोक अदालत की सबसे बड़ी एक इसमें खासियत है कि लोक अदालत के आदेश की अपील नहीं होती है। भले मुंसिफ का आदेश हो, डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश हो, हाई कोर्ट का आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, इसमें वो दैट इज फाइनल ऑर्डर। तो लोक अदालत एक ऐसी लोक अदालत का सबसे बड़ा जो बेनिफिट या फायदा ये है, अगर लोक अदालत में आपको 500 फाइन किया तो उसका अपील नहीं कर सकते, सगारा अपील भी नहीं कर सकते उसको। और लोक अदालत में जजों का एक दृष्टिकोण ये रहता है कि जैसे कोई बात कार्य आता है, उसको अक्सर समझते समझा दें, कम से कम फाइन कर दें, तो उसको आमने सामने जो तो क्या कहना चाहता है, जज लोगों की वो रहती है कि यार कहना क्या चाहता है, कि अपराध कहाँ पर हुआ है, वो ज्यादा उनकी मनोवृत्ति रहती है, समझा दें, इनको बुझा दें। एक जजों का भी, जज बहुत विद्वान होते हैं जज लोग, तो वो उनका ऐसा एक मनोवृत्ति रहती है कि इनको समाधान कर रहे हैं इसका, कि दोबारा मुकदमेबाजी न हो। इसलिए बहुत अभी भी लोक अदालत अभी काफी इस मामले में होते रहते हैं लोक अदालत में। तो उसमें डायरेक्ट जो क्लाइंट बात भी कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। जज बड़े और जज लोग जो कोर्ट में जनरली हमने कैंप लगाए थे, कभी गदरपुर लगाया, कभी काशीपुर लगाया, कभी इधर लगाया, कभी किच्छा में लगाया, कभी रुदुपुर, मतलब ऐसे स्कूलों में कैंप लगाते थे। वहां पर लोग आते थे, उनको सामान सुनते थे, उनको और उनके जजमेंट उनके इमीडिएट उनका हो जाता था। तो उस बात से मैंने प्रभावित होकर, अब लेकिन अगर मैं खसरी भाषा लूंगा कोई इसको पढ़ेगा नहीं, तो मैंने उसको कहानी का रूप दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी चाहा था कि इसको जो है किस ढंग से होना चाहिए, जो मैंने लोक अदालत का जो कंसेप्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट बना इसमें कि लोक अदालत कैसा होना चाहिए, उनका ये था कि ये बिल्कुल जैसे आपका मेरा झगड़ा, हम आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तीसरे आदमी को रखा हम आपस में उस बिंदु पर चले जाएं। तो मैंने उस कंसेप्ट को कहानी के रूप देने का प्रयास किया। उसमें आंचल की छांव के रूप में उसको लिखा है मैंने। अब इसे कुछ बिंदु पर पढ़ूंगा मैं इसको। और आखिरी मेरी इसमें जो 5वीं कहानी है वह प्यार की जीत। उसका जो कंसेप्ट ये है कि मैंने लोगों को मुकदमे बर्बाद होते हुए देखा हुआ है। तो इसको मैंने एक दूसरा जैसा होता है ना, कचहरी में कुछ वकील इतने अच्छे होते हैं कि वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे भी लोग मेरे संपर्क में, उनको जानता भी हूं मैं, कि वो
कुछ ऐसे हैं, वो एक वकील साहब का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, वो कभी अपनी फीस तय नहीं करते थे। रुद्रपुर जब मैं था दिनों, तो उनने कहा वो सर हम तेरा मुकदमा देख लूंगा मैं। आज तक उनने जिंदगी भर कभी फीस तय नहीं की। ऐसे अच्छे लोग भी हैं। तो वो मेरे बाद जो पैसे जो पर हैं तो दे, नहीं तो वो घर के लिए पैसे देते थे, ऐसे वकील थे वो। ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया, तो मैंने उन्हीं में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उसको मैंने एक प्यार की जीत, वो एक मुकदमा चलता है, उसमें एक पार्टी लेके मुकदमे से कितनी परेशानी होती है जब मुकदमा हो जाता है। मुकदमा झगड़ा करना बड़ा आसान है, उस झगड़े को झेलना और उसका समय देना बहुत कठिन काम है। आदमी फंस जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसको एक कहानी का रूप दिया है, प्यार की जीत। और वकील साहब का जो मैंने उसको मार्गदर्शन किया है उस क्लाइंट का, व्हाट इज एडवोकेसी, दैट मींस मैंने उसको जो केंद्र माना, व्हाट इज वकालत क्या है, असली वकालत का जो मैंने परिभाषा इसको परिभाषा किया, वकालत को परिभाषित किया मैंने इसको। ये मेरी 5 कहानियां इसमें ये हैं। अब सबसे ये प्रश्न है, इसमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? एक सबसे कठिन और प्रबल प्रश्न है हमारे लिए इसमें। अब मैं इस प्रत्येक कहानी का संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा इसमें। जैसे पिघलती होश है, इसका जो सेंट्रल व्यू मैंने बना रखा है वो है कि किशोरावस्था के अभाव के जो बच्चा होता है, उसमें घड़ी वाली कहानी मैंने पहले सुना भी रखी इसमें। यहाँ पर अभाव की स्थिति में उसकी माँ उससे कहती, जब कोई बच्चा होता है उसके चचेरे भाई की शादी होती है, तो उम्मीद रहता है कि वो घड़ी मुझे मिलेगी, लेकिन वो उसकी माँ उससे कहती कि बेटे तुम्हें जो काम करना है अपने प्रारब्ध से ही करा करो, तुम किसी मांगी हुई चीज से आप शौक पूरे नहीं कर सकते। उसकी माँ उसको गाइड करती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो घर में हमारे बच्चों को मैं शिक्षा ऐसी देनी है कि आपको ऐसे काम करने हैं कि जो आपको किसी की चीज पर लोभ नहीं करना है। इसका सेंट्रल व्यू ये है, और इसका मैंने सारांश कविता में लिखा है। तो लास्ट में एक पढ़ देता हूँ जैसे में। उसकी माँ उसे कमजोर और लोभी नहीं बनाना चाहती थी। बोली, तुम तो एक बहादुर बच्चे हो, तुमने इस छोटी सी उम्र में इतना पैदल चलने की हिम्मत की, जो तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं बहादुर होने को प्रदर्शित करता है। इन सभी बारातियों में तुम उम्र में सबसे छोटे व्यक्ति थे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम एक दिन अवश्य ही अपनी मेहनत और ईमानदारी से स्वयं के शौक पूरा कर सकते हो। रोना बहादुर बच्चों की निशानी नहीं होती है। ऐसे अवसर पर तुम रो रहे हो, यह कितनी गलत बात है। देख, आज हमारे घर में तुम सभी भाइयों की कितनी सुंदर चांद सी भाभी आई है, जिससे इस घर में आते ही इस खूबसूरत घर में 4 चांद लग गए हैं। देख, आज कितने अच्छा लग रहा है। जरा सोचो, अगर नई दुल्हन को पता चलेगा कि उसका छोटा देवर रो रहा है तो उसे कितना बुरा लगेगा, और वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। जब तू भी बसंत के बराबर हो जाएगा और स्वयं कमाने लगेगा, तेरे लिए इससे भी सुंदर दुल्हन लाएंगे। उसको टर्न अप करने के लिए मैंने इसको बारात को जोड़ दिया उसमें। माँ ने अपने रूठे बालक को कुछ इस प्रकार समझाने का समझाया मानो वो कहना चाह रहे हो। इसको मैंने छंदबद्ध कविता में लिखा, पूरा सारांश इसमें पढ़ देता हूँ एक बार। परिवार बधू नव आवन की खुशियां अनुराग लबालब है, लघु देवर की रुचि भूधर चोटी समीर सिवारित घूमड़ है। इतराय रहा मन निर्मल, जो खुशियां पग से सिर को गम की। अभिमान लिए प्रचार करे, रसना परिवार बधू नयनी। जब 15 मील चला पग से, थक के तन से तब चूर रहा। मन आस कलाई घड़ी भर की, घर से नित ही बरसात रहा। घन घोर घटा नभ बादल, चांद छिपा उसमें अनुमान रहा। अवधान कलाई घड़ी निकला, असहाय तभी वह ताक रहा। अनुराग भरे मन मोद प्रमोद, प्रलोभ करे पविघात सहा। निज आन यहाँ यह ज्ञान कहाँ, उपजा मन लोभ बखान रहा। नव ज्योति लिए मन लोचन, लोभ घिरा सच नाद निनाद कहा।
इस चेतन के अपने सुर हैं, अटका चित कौतुक शोध रहा। उपजा मन लोभ सचेत किया, अनुमान बहा तब भान रहा। मन मोर अबोध अज्ञान रहा, हरता जब ज्ञान सुजान रहा। परित्याग प्रलोभ सभी जन जीवन में, तब कंचन आस भरो। निज जीवन कर्म प्रधान बना, खुद कर्म करो तब आस धरो। ये मेन लाइन इसकी है, निज जीवन कर्म प्रधान बना, खुद कर्म करो तब आस धरो। ये कहानी बच्चों को अवश्य पढ़ानी चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, अब दूसरी कहानी पढ़ाता हूँ आपको। ये कहानी बुलबुला है। इसका छोटा सा रेफरेंस दूंगा। एक मिलिट्री का सिपाही है, उसकी शादी होती है और दहेज कुछ नहीं मांगता है, तो उसका नाम शिवांग है और डॉली से शादी हो जाती है उसकी। और शादी मोटरसाइकिल मिलती है उसको, तो मोटरसाइकिल मिलती तो उसकी मिसेज चाहते कि मोटरसाइकिल को मेरा देवर ना चलाए। देवर का नाम ऋतुराज है, तो वो चाहते वो ने चलाए। एक दिन देवर जब शादी पर चलाने लगा, वो तो मिलिट्री में चले गया और उसको गाड़ी चलाना, कहीं गाड़ी कहीं भिड़ा के लिया, तो उसकी भाभी ने उससे चाबी ले ली, बोला गाड़ी तू नहीं चलाएगा। उसके बाद जब वो शिवांग घर आया तो उन्होंने कहा तो मोटरसाइकिल देख कितनी गंदी हो रही है, देखता नहीं इसको। तो वो कुछ नहीं बोला, तो घरवाली बोली साहब इसने तो गाड़ी की ठोक दी थी, इसने इसे मैंने चाबी वापस ले रखी है, तुम्हारे ये तो मेरे पिताजी गाड़ी दी हुई है। अरे उसने कहा गाड़ी कोई बात नहीं, चलने के लिए होती है। बोला नहीं, मैंने कह दिया जो कह दिया। 3-8 आ गई जिस प्रकार से अपनी, और माँ ने भी उसको सह दे दी। तो उसने शिवा ने गाड़ी को आग लगा दी। तो उस आग लगाने पर उसने वो वीडियो अपने पिताजी को भेज दिया। दूसरे पिताजी आ गए, पंचायत होगी, दूसरी पंचायत होगी उसमें, तो मुकदमा फिर हो गया उसमें। तो उसमें भी कहानी बहुत लंबी है, उसमें मैंने उसे लिख रखा, मैं इसे पसंद से पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, इसमें डॉली 63 में पूर्ण आगोश में थी। उसकी समझ में शिवांग की बात नहीं आ रही थी। स्वार्थ के वशीभूत आवेश में उसका विवेक नष्ट कर दिया था। रुखे और निरता पूर्वक बोली, मैंने एक बात कह दी कि मोटरसाइकिल मेरे दहेज की है, इसे ऋतुराज नहीं चलाएगा। मैं क्यों माफी मांगू? क्या मुझे इतना बेगूस समझ रखा? मेरी बात अटल है। इसी पर उसका झगड़ा हो जाता है। फिर जो है पंचायत हो जाती है। अब पंचायत होते है, एक पंचायत में ये निर्णय होता है कि डॉली की गलती है, दूसरे पंचायत वाले कहते हैं शिवांग की गलती है। अब वो उसके पिताजी जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं यार कि अब से क्या करें। फिर पंडित जी के पास जाते हैं, उनके पंडित जी होते हैं कोई, उनके पास जाते हैं वो, तो उनको राय दे देते हैं। ठीक है, इसमें फिर बहुत लंबी है, मैं पढ़ देता हूँ। जब पंडित जी के बाद से जो बहादुर सिंह लौट के आते हैं तो अपनी घरवाली से कहते हैं, बहादुर सिंह ने दृढ़ता से बोला, लक्ष्मा तुम ध्यान से सुन लो, हमने डॉली की शादी कर दी है, अब वो हमारे घर की सदस्य नहीं रही। मायके आना 2-4 दिन रहना अच्छी बात है, लेकिन आजीवन मायके में रहना शोभा नहीं देता। अब वो हमारे घर में नहीं रह सकती है। मैंने इसका उपाय सोच लिया है। डॉली सामने वाले कमरे में अकेले रहेगी, खुद खाना बनाएगी। हमारी बेटी है, हमारा भी कर्तव्य उसको पालन पोषण करना है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे खाने पीने लता कपड़े से मोहताज नहीं होने दूंगा। यह इसी कमरे में एकांकी घर बनाकर रहेगी। मेरा तो मन करता है कि डॉली की सोच अच्छी नहीं है, इसकी छोटी सोच के कारण ये नौबत आई है। नसीमा झल्लाई, कैसी बात करते हो? अभी तक तो थाने जाकर सबक सिखाने की बात कर रहे थे, अचानक क्यों घबरा गए? बहादुर सिंह बोला, हाँ मैं घबरा गया हूँ, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तू और तेरी बेटी जब तक डॉली अपनी सोच नहीं बदलेगी मैं इसकी कोई मदद नहीं करने वाला। अगर तूने इसे घर से खाना पीना दिया तो तेरी भी खैर नहीं है। इसको अब इसी क्षण इस सामने वाले कमरे में भेज दो। इसकी सारी जरूरत का सामान इसे दे दो और सामने इसे चाहिए और उपलब्ध करा देंगे, लिस्ट बनाकर दे दे। ठीक है, वो कमरे में चली जाती। कमरे में जाने के बाद फिर उसका जो है वो वहाँ उसका एकांकी जीवन रहने लग जाती है वो।
इसमें उसके बाद उसकी कुछ शैलियां आती हैं, चार शैलियां होती हैं अलग अलग। मैंने 3-4 महिलाओं के मनोवृत्ति का मैंने अलग अलग मनोवृत्ति 4 औरतों को इसका वर्णन किया है मैंने, उनका एक साथ संवाद किया है। संवाद सुनने लायक एक टर्निंग पॉइंट इसका यही है कहानी का। दिव्या, नीता, नेहा और स्कूली दोस्तों से मुलाकात। एक दिव्या है, एक नीता है, एक नेहा है और डॉली, 4 लोगों का संवाद मैंने किया है, सुनेगा। दिन के 10 बज गए। डॉली ने अभी तक स्नान नहीं किया था। अचानक उसकी तीनों सहेलियां आदम की। डॉली का तन मन मैला था। वह उस समय इतने इनसे मिलना नहीं चाहती थी। उसके गुलाब से चेहरे का मानो अधिक धूप के कारण रंग उड़ गया हो। चंचलता गायब थी। उसके जागते मन पर मानो कई कुंतल का बोझ रख दिया गया हो। उसकी उदास चेहरे पर प्रमाद की उत्तेजना जोर मार रही थी। घर आए मेहमान का सम्मान बेमन से करना पड़ा। न चाहते हुए भी उसने बात करनी पड़ी। जागते हुए नीता ने पूछा, डॉली क्या हाल है, कैसी कट रही है, तू तो बुढ़िया लगने लगी। मंद स्वर में डॉली ने घूरते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, मेरी कहानी तुम सब जानते हो। पापा बात मानने को तैयार नहीं है। वकील साहब ने रिपोर्ट बना कर दी है। थाने जाने का, ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा करना है। मेरी माँ ने कई बार पापा से कहा पर वे उसकी भी नहीं मानते हैं। मुझे इस कैद में डाल दिया जैसे कि मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। पति हो या पिता, मर्द सब निष्ठुर होते हैं। ये लोग औरतों पर अत्याचार करते आए हैं। तभी तो आज सरकार ने औरतों के पक्ष में इतना सख्त कानून बनाया है। मुझे तो उस लाभ से भी वंचित कर दिया गया है इन्होंने। दिव्या ने स्नेह से कहा, हम औरतों की बड़ी विचित्र कहानी है। शादी के समय हमें पता ही नहीं होता है कि शादी के बाद वाला घर बार और लोग कैसे होंगे, पति कैसा मिलेगा। मैंने तो अपने आप को उस घर को समर्पित कर दिया है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सहन शक्ति हमेशा बनाए रखें और मेरे मुंह से कभी कोई अपशब्द न निकले। हमें अपने आप को उस घर में प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक एवं निस्वार्थ भाव से समर्पित हो जाना चाहिए। एक बात का हमेशा ख्याल रहे कि उनके सम्मान में कहीं पर कमी ना आए। कुछ ऐसा करें कि बिना कुछ कहे हुए तुम्हारे भक्त हो जाएं। जब मैं शादी के बाद अपने पति के साथ रहने गई तो मुझे पता चला कि महाशय तो शराब और मांसाहार के बड़े शौकीन हैं। परंतु मेरे आराध्य की मुझ पर क्या कृपा रही कि मेरे पति ने शराब और मांसाहार छोड़ दिया है। उनकी तामसिक प्रवृत्ति भी दूर होती जा रही है। मुझे आशा है कि अब वो सतमार्ग की ओर अग्रसर है। नीता ने डॉली की बातों का समर्थन करते हुए कहा, ये दूसरी महिला बोली है, इस समाज में हम औरतों को अपना इस समाज में इन मर्दों ने औरतों को अपना गुलाम समझ लिया है। जब इस संसार में मर्द और औरत का जन्म हुआ है, दोनों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरी मम्मी कहा करती है कि घोड़े और पति की लगाम कसकर पकड़नी चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। मेरे पति तो मेरे भक्त हैं, बिना मुझसे पूछे हिल भी नहीं सकते। वैसे गृहस्थी ठीक चल रही है। क्योंकि वो मेरी बात काट नहीं पाते, इसलिए विवाद की संभावना कम रहती है। यहाँ तक कि अपने भाई बहनों, माता पिता के संबंध में भी मुझसे बाहर जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। मैं तो जैसा चाहती थी मुझे वैसा ही पति मिला। मैंने उसे कसम दिला दी है कि जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा कहेगा, जो मैं चाहूंगी वैसा करेगा। मैंने उसे हिदायत दी है कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उससे तलाक ले लूंगी और उसे मुकदमे में फंसा दूंगी। मेरी माँ कहती है कि उसने मेरे पिताजी को कंट्रोल करने के लिए बड़े पापड़ बेले थे। कहती हैं कभी कभी कार्यालय में से आने में देर हो जाए तो मेरी माँ कार्यालय चली जाती थी। पता चला कहीं मेरे पिताजी शराब पी रहे हैं तो मेरी माँ वहीं चली जाती थी। कई बार तो मुकदमेबाजी की नौबत आ गई थी, लेकिन कुछ लोगों के बीच में पड़ने से मामला सामान्य हो गया। आज भी मेरे मायके में मेरी माँ की ही चलती है। मेरे पिताजी की हिम्मत नहीं है कि मेरी माँ की बात को काट सके। वो तो कोलू के बैल हैं। मेरी माँ की अपनी महिला मंडली है, लेकिन पिताजी का भगवान मालिक। अब इसमें तीसरी महिला का दृष्टिकोण क्या आता है। नेहा ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि तीसरा दृष्टिकोण है, हमारी तो छोटी छोटी बातों में खटपट होती रहती है, लेकिन फिर खुद आपस में राजीनामा हो जाता है। जिंदगी चल तो अच्छी रही, पर इस खट्टे मीठे का स्वाद भी अच्छा ही लगता है। मेरे पति गौ हैं, लेकिन कभी कभी विकराल हो जाते हैं। जब अपना असली रूप दिखाने लगते हैं तब मैं चुप हो जाती हूँ। कुछ समय में गुस्सा शांत हो जाता है। उनके गुस्से के समय उनसे ज्यादा बात नहीं करती हूँ। कोई बात कहनी है हो
तो तब कहती हूँ जब उनका मन खुश हो। यह समय बड़ा उपयुक्त होता है। भगवान की कृपा से घर बार बहुत अच्छा चल रहा है। एक बात है, घर में तो कभी मारधाड़ भी कर लेते हैं, पर बाहर हमेशा तारीफ ही करते हैं। आज तक मेरी किसी से भी बुराई नहीं की, सब हजम कर लेते हैं। दिव्या जो मेन हीरो है, दिव्या कहती है, दिव्या ने अपनी बात तो रखते हुए कहा, नेहा की बात तो ठीक मान सकती हूँ, पर नीता तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कभी खटपट होना फिर सामान्य होना अच्छा है। नीता, हम औरतें पति पर दबाव बनाएं, घोड़े की तरह उस पर लगाम कस दें, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। उनकी बुरी आदतों का विरोध करना तो उचित है, परंतु उसका तरीका दबाव हो, मैं उचित नहीं समझती। मैं तो चाहती हूँ कि उसकी लाठी उसी के सिर, अर्थात उसमें कोई अवगुण हो तो हमें पूज्य भाव से ऐसा माहौल बना देना चाहिए कि उसे लगे कि उन्होंने गलती की है। जहां उन्हें अनुभूति हो जाए कि उस समय प्रेम और आदर पूर्वक अपनी बात रखो। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारी बात मान लेंगे, बिना लगाम के ही तुम्हारे मनोयोग से काम करने लगेंगे। पति पत्नी के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होना मैं उपयुक्त नहीं समझती। अब एक अगला पात्र है नीता। आम के साथ नीता ने कहा, मैं तो अपने पति को दबाए रखती हूँ, मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे, मुझे इसमें संतुष्टि है। मैं अपना सिद्धांत बदलना नहीं चाहती। दिव्या, मैं तेरी बात पर विचार ही नहीं करना चाहती। मेरा पति मेरे अनुसार चल रहा है, मेरा घर बार बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे इस विषय पर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब दिव्या ने उत्तर दिया, तेरे इस दबाव के कारण उसने अपने दिल की बात रखने का साहस ही नहीं किया होगा। कभी पति के दिल की रानी बनकर देखो, घुड़सवार बनकर नहीं। तुम सिर्फ यह सोचते हो कि मुझे क्या लाभ हो रहा है, कभी यह सोचकर देखो कि तुम उसे कितना लाभ पहुंचा सकते हो। दिव्या से ही असहमत जताते हुए नीता ने कहा, क्या मैं उसको छूट दे दूं कि वो अपने मन की करे, जहां मर्जी जाए, जो मर्जी करे? मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। लगाम तो कसनी ही है। अपने पति को छूट देने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। दिव्या ने अपने तर्क रखते हुए कहा, पुरुषों का दिल तो एक फूल की मासूम कली की तरह होता है, उसे ज्यादा दबा दोगी तो वो टूट सकता है। तू जो राज तू पति के दिल जो राज तू पति के दिल जीतने पर पा सकती है, वो राज तू दिल तोड़ने पर कभी नहीं पा सकती है। तू देख नहीं रही है कि डोली अपने अकड़ के कारण आज इस दोराहे पर खड़ी है। अगर इसके अंदर यह अकड़ बनी रहे और इसने न्यायिक शक्ति का लाभ उठाना चाहा तो कचहरी के चक्कर में इसका पूरा जीवन नरक हो जाएगा। अगर ये आज मेरी बात मान ले और समझौता का रुख अपनाए तो मुझे विश्वास है कि इसका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसके देवर और पति को से मैं मिली हूँ। देवर का नाम ऋतुराज, जैसे कि बसंत का उल्लास, नर्मदा की तरह निर्मल और बेगवान नीर है। उसके सम्मान करने का अंदाज और चतुराई ने मेरा मन मोह लिया। डॉली ने उस बसंत के उल्लास ऊर्जा के कवच को ठुकरा कर अपने को स्वार्थ और अहंकार के कीचड़ से लथपथ कर दिया है। मेरा तो मन कभी कभी ऋतुराज के सिर पर हाथ रखकर उसे ठिठोली कर उसे गले लगाने को करता है। डोली, एक बार इस स्वार्थ और अहंकार से बाहर आकर अपने आप को उस घर को समर्पित कर दे। मेरा विश्वास है कि तेरे पतझड़ जैसे जीवन में फिर बसंत की नई कलियां फूटकर खिलने लगेंगी और तेरे उपवन की महक फिर बहार बन लौट आएगी। तेरा रोम रोम आनंद से ही भाव विभोर होकर सम्मान और प्यार में डूब जाएगा। भगवान के दिए हुए इस जीवन को सार्थक बना, अन्यथा इस कैद की दीवार कैद खाने की पूर्ति रहेगी। तेरा सारा जीवन नीरस और निरर्थक हो जाएगा। नेहा, तेरी सब बात ठीक है, पर कौन पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति उसके बस में हो? नीता ने तर्क दिया। दिव्या ने कहा, तुम्हारे पति के अंदर तुम्हारे प्रति भय है, तुमने उसे भय से अपने बस में किया हुआ है। और मेरे पति के अंदर मेरे प्रति सम्मान है, और सम्मान के वशीभूत मेरे बस में है। भय और सम्मान दो रास्ते हैं, मुझे तो सम्मान का रास्ता उपयुक्त लगता है। मैं तुमसे अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि तुम किसी की बात मानने को कभी तैयार ही नहीं होती हो। एक बार तुम इस भय को सम्मान में बदल कर तो देखो। मेरा विश्वास है कि तुम फिर कभी भी भय के रास्ते को नहीं अपनाओगी। इस गृहस्थी का सारा दबाव अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? विवेकपूर्ण ढंग से प्रीति और आकर्षण बनाए रखो। हो सकता है मेरी बात से तुम सहमत नहीं होगी, लेकिन मुझे अपनी बात पर विश्वास है। अगर तू दबाव बनाकर सब कुछ चाहेगी तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तू सम्मान से समर्पित होकर कुछ भी नहीं चाहेगी तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। नीता नीता कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा मानना है कि संसार में अधिकतर पति अपनी पत्नी के गुलाम हैं।
तुम्हारे जैसा पति मुश्किल से मिलेगा। जब दुनिया में ज्यादातर पति अपनी पत्नी के बस में हैं, तो मैं क्यों ना अपने पति को अपने बस में रखूं। फिर दिव्या अपने तर्क पर दृढ़ थी। नीता, तेरे सोचने का ढंग दूसरा है। इस संसार को बनाने वाले ने इस संसार को चलाने के लिए पति पत्नी को बनाया है और उनके संसर्ग से इस मानव जाति के विकास के क्रम को जारी रखा हुआ है। तो मैं तनाव क्यों लूं? मैं तो पूरा भार सृष्टि के बनाने वाले पर छोड़ देती हूँ, उसकी आराधना करती हूँ, तनाव मुक्त रहती हूँ, पति पर दबाव बनाए रखूं, इसमें अपने दिमाग में बल पड़ता है। लेकिन मेरा अनुभव है कि आज तक मेरी सब मनोकामना पूर्ण हुई है। नेहा ने दिव्या की बातों का लगभग समर्थन करते हुए कहा। नेहा कहती है, मैं तो अपने पति से कहती हूँ कि जिसको मैं गलत समझती हूँ वह शायद मेरे पति के दृष्टिकोण से सही हो, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मेरे पति ने गलत किया है तब भी उसे मैं माफ कर देती हूँ। मैं तो हमेशा उनसे कहती हूँ कि जो आप कर रहे हैं वह सही है और जो मैं कर रही हूँ वह भी सही है। जहाँ कभी असमंजस स्थित होती है हम आपस में चर्चा कर लेते हैं और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम दोनों मान लेते हैं। उस निष्कर्ष पर कभी दोबारा व्यंग या दोषारोपण नहीं करते हैं। मैं तो समझती हूँ कि गलती होना स्वाभाविक है, परंतु इस गलती को स्वीकार करने और माफ कर देने से अच्छा रास्ता इस संसार में नहीं हो सकता है। हमेशा अपनी बात पर अकड़ जाना अच्छी बात नहीं है। समाज के में अगर बुराइयों पर पर्दा डाला जाए और अच्छाई को प्रोत्साहित किया जाए तो यह जीवन का पथ सुगम और सुहावना होगा। सबकी बातों को ध्यान से सुने डॉली मंद मंद स्वर में कहा, मैं तो कर्तव्य मोड़ की स्थिति में हो गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसे पर इतना बोझ लगता है कि मैं उसमें दबती जा रही हूँ। इस कमरे में एक खंडित मूर्ति की भांति पड़ी हूँ, जिसकी न कोई पूजा करता है और न कोई इसे विसर्जित भी कर रहा है। मेरे वैवाहिक जीवन पर न जाने किसकी नजर लग गई है। मेरे सारे अरमान खंडित होते जा रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से मिलने का भी मन नहीं था। मेरे गांव में अन्य सहेलियां मेरे पास आना भी छोड़ दिया है, जिन्हें मैं अपने मन की सारी बात बताती थी। वे सहेलियां घर पर तो आती हैं, मेरे माता पिता से मिलती हैं, परंतु मुझसे मिलने की आवश्यकता ही नहीं समझती हैं। इसमें मेरे पिताजी का भी दोष है, जो हमारे घर पर आता है उनसे मेरी बुराई कर देते हैं और कहते हैं कि इसका भाग्य ऐसा है जो इतने अच्छे घर में नहीं खा सकी, अब आजीवन मायके में रहेगी, इसी कमरे में रहेगी और इस कमरे में मरेगी। उन्होंने आज तक एक व्यक्ति से भी मेरे ससुराल की बुराई नहीं की है, जबकि मेरी माताजी मेरे साथ हैं, वो मेरी सारी परेशानी समझती हैं। मेरे साथ ससुरालियों को सबक सिखाने के लिए खड़ी ही हैं, पर मेरे पापा तैयार नहीं हैं। दिव्या ने समझाने का प्रयास किया, हमको अपने जीवन में खुशियां आनी परिस्थिति से जुटानी है। इन परिस्थितियों को नकारात्मक नहीं बनाना है, नहीं तो पूरा जीवन उस नकारात्मक को सुधारने में लग जाएगा। यदि हम अपनी असंतुष्टि को प्रतिशोध के रूप में समाधान करना चाहते हो तो हमारे मन का आदरभाव समाप्त हो जाएगा। मेरे विचार से असंतुष्टि का सम्मान के दायरे में समाधान करना चाहिए, अर्थात कोई भी वाद विवाद सम्मान के दायरे में रखकर ही निपटाना चाहिए। डॉली ने कहा, दिव्या, मेरा मन तो अपने पति और ससुरालियों को धूल चटाने का कर रहा है। मेरे मन की आग को मैं ही जानती हूँ, मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा है। तुम देख लेना, अगर मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक दिन इसी घर में आत्महत्या कर लूंगी। तब उसको दिव्या पुनः समझाती है, ये टर्निंग पॉइंट यहाँ से होता है। दिव्या ने पुनः समझाया, डॉली, मुझे तो तू बेवकूफ लगती है। कौसानी जैसा आश्रम स्थान, जहाँ से भारत के स्वच्छ व श्वेत गगनचुंबी हिमालय पर जब सूर्योदय की प्रथम रश्मि के दर्शन होते हूँ और गहरे आसमान में चीलों का तैरता झुंड, निचले आकाश में तोतों का उड़ता अनुशासित झुंड, कोयल की मधुर आवाज, गर्मी के मौसम में चीड़ के पेड़ों की साए साए की लहराती मधुर आवाज, उनसे गिरता हुआ पीला केसर मुझे तो मोहित कर देता है। मेरा तो उस अनुपम सौंदर्य को आंख मूंद कर अपने अंतःकरण में समेटने का मन करता है। तेरा महकता उपन जो खुशबू से लबालब भरा है, उसमें तुझे माली बनकर सूखे पुष्प झाड़ झंकार को साफ कर उस बगीचे को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए था। तू आज इस कैद की दीवारों के साथ दिशाहीन प्रमाद में विलय होकर झुलस रही है। स्वार्थ और त्याग के अंतर को समझ, इसे मैं तेरा दुर्भाग्य नहीं तेरी दुर्बुद्धि समझती हूँ। इससे बाहर आने की कोशिश कर डॉली। अगर तुझे मेरी बात सही लगे तो इस विचार कर ले और अपनी जिद की गांठ खोल। तेरे स्वार्थी स्वभाव के कारण तेरे अंदर द्वेष पैदा हुआ, वह मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। तेरी दुर्बुद्धि ने इसे गांठ बना लिया और तेरी माँ ने की सह के कारण तेरे अंदर अकड़ पैदा हो गई।
अगर तू उचित समझती है तो इस प्रकरण को एक बार मेरी आंखों से देखने का प्रयास कर। सर्वप्रथम इस स्वार्थ और त्याग को अपने इष्ट स्वार्थ को त्याग कर अपने इष्ट को धन्यवाद दे कि तुझे इतना अच्छा घर परिवार दिया है। तुझे याद है मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई थी। तेरे पति से पहली बार हल्द्वानी में मिली थी। उन्होंने सिंधी रेस्टोरेंट में हमें दावत दी थी। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो शिवांग का एक सैनिक दोस्त हमें वर्दी में मिला था, जिसे मैंने सैल्यूट किया तो उसने दोबारा जीत करके हमें चाय नाश्ता कराया था। जब उसने मुझसे पूछा था कि तुमने मुझे सैल्यूट क्यों किया, तब तुम नमस्ते भी कर सकती थी। मैंने कहा था जब भी किसी सैनिक को देखती हूँ तो उसके सम्मान में उसे सैल्यूट कर उससे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में आनंद आता है। तब मेरे इस सम्मान पर उस सैनिक की आंखें डबडबा गई थी। डॉली ने कहा, हाँ, शिवांग भी एक दिन बता रहा था कि जब भी वह सैनिक मोर्चे पर कभी उदास होता है तो शिवांग दिव्या बनकर उसे सैल्यूट करता है तो उसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस बात को बताते बताते एक बार डॉली के चेहरे पर खिलखिला गया, लेकिन पुनः प्रमाद में चली गई। दिव्या फिर बोली, क्या तेरी माँ ने तुझे कभी सावित्री और सीता की कहानी नहीं सुनाई? यह कितने सौभाग्य की बात है कि तू एक सैनिक की पत्नी है जिस पर पूरा राष्ट्र गर्व करता है, और तू उस सौभाग्य में भी दोष खोज रही है। जो व्यक्ति पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानता है उसके लिए मोटरसाइकिल जैसी तुच्छ चीज का कोई मोल नहीं है। ऋतुराज, जो अब IITN है, भविष्य में परिस्थितियां बदल जाएंगी। सिर्फ तेरी यह बुरी बात रह जाएगी कि जो आजीवन उसे कचोटती रहेगी। अभी भी अवसर है। इस स्वार्थ और प्रतिशोध के भाव को त्याग, प्रमाद और द्वेष से बाहर निकलकर अपने आप को उस परिवार को समर्पित कर दे। जीवन का आनंद स्वार्थ और द्वेष में नहीं है बल्कि सम्मान और त्याग में है। मेरी बातों का एकांत मनन करना, अगर अच्छी लगे तो विचार कर लेना। मानना निमंत्रण विवेकाधीन है। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। बाद में डॉली मान जाती है। जब मान जाती है तो फिर वो कहानी बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए शॉर्ट कर देता हूँ जरा। फिर पंडित जी के पास, धातु सिंह पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी क्या क्या कहते हैं? पंडित जी ने कौन राय दी थी उन्होंने? आज नारी की स्वाधीनता ने समाज में हलचल पैदा कर दी है। पुरुष प्रधान घर में भी नारी का सम्मान कम नहीं होता है। पत्नी प्रधान घर में भी परिवार तो चल ही जाता है लेकिन पति दबाव में आ जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पति पत्नी दोनों में नौकरियां करते हैं, उनके धन संचय की होड़ लगी रहती है। कुछ लोग तो आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, परंतु कुछ लोगों में अहम के कारण टकरा जाते हैं, टकराव पैदा हो जाता है और पूरा जीवन इसी टकराव में बीत जाता है कि इन लोगों में पूरे जीवन यही तय नहीं हो पाता कि इस घर का नेतृत्व कौन कर रहा है। घर का नेतृत्व तो पति करे या पत्नी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान सम्मान नहीं है तो पूरा दाम्पत्य जीवन दुखदायी हो जाता है। उन घरों में उनके बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। बच्चों के लिए सिर्फ धन खर्च कर देना काफी नहीं है, उनको आचरण की सभ्यता, व्यवहार की कुशलता एवं नीति का भी पाठ सिखाना होता है। यदि माता पिता अहम के कारण आपस में टकराते रहेंगे तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। बच्चों को अनुभव भी कराना होता है कि सम्मान का क्या मूल्य है। विवाद करना आसान है, उसे झेलना कठिन है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसमें वैसे ही संस्कार पड़ जाते हैं। शुभ कर्म के शुभ संस्कार पड़ते हैं और अशुभ कर्म के अशुभ संस्कार पड़ते हैं। परिवार तो एक दूसरे को सम्मान देने से ही चलता है। जहाँ आपस में प्यार सम्मान नष्ट हुआ तो एक दूसरे को दोष खोजने लगते हैं। इसका अंत हमेशा दुखद ही होता है। गुण और दोष हर व्यक्ति में होते हैं। अगर हम गुण खोज रहे होते तो गुण मिलते हैं, दोष खोज रहे होते तो दोष मिलते हैं। जहाँ पति पत्नी का झगड़ा घर से बाहर निकला, यह दुनिया उसी का उपहास करती है और उनको भ्रमित कर उनका फायदा उठाती है। पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है। उन लोगों के पास न तो धन बचता है, न सम्मान, न प्यार बचता है। जिस प्रकार किसान धान के खेत में धान को तो बढ़ने देता है और घास को निकाल फेंकता है, इसी प्रकार परिवार में प्यार और सम्मान को अंकुरित करना होता है और द्वेष को घास से नष्ट करना होता है। उसके बाद ये वो ससुराल चली जाती है। बाद में जाने के बाद फिर माफी मांगती है। समय कितना हो रहा है अभी? वैसे पूरी होगी नहीं है, समय ज्यादा लग रहा। हाँ लीजिए, अभी 10 मिनट लीजिए। चलो ठीक है फिर। हाँ, अभी 2 कहानी और है फिर। चलो बस आखिरी पढ़ देता हूँ उसमें। उसके बाद राजीनामा होने के बाद डॉली ससुराल चली जाती है तो उसका अंतिम दृश्य पढ़ देता हूँ मैं। डॉली ने आज गुलाबी रंग के पंजाबी सूट पहना था जिसे शिवांग शादी में पहली बार पंजाब से लेकर आया था। इसको पहनकर माता चितई के मंदिर और विराजमान उल्लू मंदिर गए थे। डॉली के 14 महीने का चित्र अपने कमरे में साफ रख दिया था जिसे डॉली ने शिवांग को ना। अच्छा,
डॉली ने तोता मैना का चित्र अपने कमरे में साफ कर रख दिया था, जिसे डॉली, शिवांग और ऋचा ने शिवांग के जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए शिवांग को बिना बताए गोपनीयता के साथ तीनों लोगों को आपस में चंदा कर खरीदा था। डॉली सिसकते हुए रुए कंठ से बोली, मैं शर्मिंदा हूँ, क्या मुझे दिल से माफ नहीं करोगे? ये शब्द बाहर निकलने लगे, उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। कुछ मिनट तक शांत रहने के बाद फिर बोली, मैंने अपने पिताजी के घर में 6 महीने की जेल काटी है, मेरे समझ में सब कुछ आ गया है। मैं अपनी सहेली दिव्या, जिसे तुम भी जानते हो, की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में उसकी पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। आज मैं तुमसे और अपने सारे परिवार से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर आप मुझे माफ कर दें तो। यह कहते हुए डॉली सिसकने लगी और आगे कुछ न बोल सकी। इसमें लास्ट पढ़ देता हूं। उसके प्रतिशोध के उष्ण ताप को शीतल कर दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के मूसलाधार बारिश से आंगन में धोकर साफ कर दिया था। जब मन प्रसन्न हो तो प्रकृति आने लगती है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आनंद के भाव को निकल जाता है। डॉली को जब वह हिमाच्छादित गगन चूमता हुआ श्वेत हिमालय पर्वत व अनंत नील गगन मधुमक्खियों का पराग इकट्ठा करने के क्रम में मधुर संगीत का गुंजन, मक्के के पेड़ में अदृश्य तोते, हरे तोते जो अपने सुरक्षित और निष्कंटक घर को बच्चों के लिए दूधिया मक्के की चोरी कर रहे थे, दिखने लगे थे। घर के मकान में छज्जे के ऊपर बैठे गौराई के घोंसले घरदों से नन्हे चूजों की चोंचों करती हुई सुमधुर आवाज और गौरैया की जिम्मेदारी का संघर्ष दिखने लगा था, जिससे वह मुंह से दूर दूर तक दाना लाकर बच्चों को खिला रहे थे। शिवांग ने पत्र पढ़ा। शिवांग के उल्टे था। शिवांग आज अपने आप को एवं परिवार को भय मुक्त, द्वेष मुक्त, संशय मुक्त, निश्चल और निर्मल महसूस कर रहा था। यह शांति एक भयंकर तूफान के टलने की शांति थी। उसके अंतःकरण में एक आवाज बार बार आ रही थी, जिसे वह सुन रहा था। वो आवाज उससे कह रही थी, यह तो सिर्फ एक बुलबुला मात्र था जो उठा और विलीन हो गया। शिवांग धीर गंभीर होकर, बड़े ही शांत होकर डॉली से सप्रे आलिंगन करते हुए बोला, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर उसने डॉली के सिर पर हाथ रखा। शिवांग के आलिंगन के स्पर्श और सिर पर हाथ रखते ही डॉली के शरीर में ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत फूट पड़ा, जो उसके मन के प्रकाश में से जा मिला और मन के अंधकार को ऐसा हरण कर गया, मानो शारदी पूर्णिमा रात के अंधकार का हरण कर गई हो और प्रकाश की निखरी आभा में रात की रानी की खुशबू भूल गई हो। रात्रि का चित्त को भय देने वाला अंधकार लुप्त हो गया। शिवांग ने डॉली के चेहरे पर अपनी जुल्फों को हटाया और उसकी जुल्फों को उठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें आलिंगन में ले लिया। डॉली को पता ही नहीं चला कि वह कब शिवांग की गोद में समा गई। थोड़ी देर में सो गई। अगले दिन प्रातः उठे शिवांग, देखिए कहानी कविता पढ़ देता हूँ। दिस पूरब में नव ज्योत जगी, सब तारक की द्युति लोप हुई। निशिता निबर सब मौन हुई, बन कानन में अब नाद सुनी। उठ जाग प्रिय अब भोर भई, निज आलस का परिहार करो। सुख आसन का अब त्याग करो, मन लोचन में नव आस भरो। अभिमान नहीं अनुराग करो, अवसाद नहीं अवलंब बनो। यस कौशल का रस पान करो, जगदीश्वर का गुणगान करो। भरतार यही अब मान करो, निज जीवन की नव राह बनो। अभिमान तजो अब संग चलो, तुम प्राण प्रिय अब रंग भरो। इस जीवन में जब मोद छिपा, सुख सागर में वह नाद करो। परिहास नहीं रस पान करो, तुम साथ चलो, तुम साथ चलो। अच्छा, अभी अभी अनमोल उपहार है और आंचल की छांव और 3 कहानियां और रहेगी, जैसे जिसमें अब अभी समय नहीं है ना, कल करना या तो ऐसा रखें। हाँ, कल कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अभी 3 कहानियां रहेगी ना, इसका भी अब किस पूरे आदि को पढ़नी पड़ेंगी ना। जी जी, इसके दूसरे पार्ट की समीक्षा कर लेंगे सर, है ना, कल करेंगे। हाँ, कल कर लेंगे, क्योंकि अभी 3 कहानियां बच गई ना अभी। जी जी जी, चलिए, चलिए ठीक है। बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार रूप से इसमें जानकारी हमको दी। इस किताब का पूरा सार भी समझ में आ गया है और यह सुंदर किताब की बहुत बहुत बधाई है आपको। और यह एक प्रेरणात्मक पुस्तक भी है और उत्तराखंड भाषा संस्थान से इस पुस्तक को
उत्तराखंड गौरव सम्मान भी मिला है। और इसमें आपने जो क्षेत्रीय हमारे स्थान हैं उनका भी विवरण रखा है, और जो मानवीय जो व्यवहार है और मानवीय जो मनोविज्ञान है उसके आधार पर भी आपने अपने पात्रों को गढ़ा है और अपनी बात को रखते हुए एक समाज को शिक्षा भी दी है। तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को नमन करता हूँ। नमन आदरणीय चंद्रशेखर लोनी जी को पुणे से जुड़े, बहुत अभिनंदन है। और बहुत दिनों के बाद हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी भी जुड़े हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आए, और आदरणीय सर प्रणाम, जय हो। और इसके साथ ही आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी बासुड़ भिकिया क्षण से इस पटल पर जुड़े, बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का अल्मोड़ा से इस पूरी कविता की कहानी, इस पुस्तक की समीक्षा को आपने सुना, और इस पुस्तक के समीक्षा के क्रम में दूसरे भाग में कल हम फिर और इस बारे में जान पाएंगे। तो यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। इसी तरह से हम किताबों के बारे में चर्चा करें। यह एक नया प्रयोग है, इस नवाचार है इस पटल पर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, क्योंकि आज समय हो चुका है और हमारे इस कार्यक्रम को अगले क्रम में आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी कल के इस भाग में, द्वितीय भाग में इसकी पूरी जानकारी देंगे, और उसके बाद ही हमारी टिप्पणियाँ हमारे अन्य जुड़े हुए कृतिकारों के द्वारा होगी। तो समय इजाज़त नहीं देता, 8 बजने वाले हैं। तो मैं धन्यवाद करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ, और अगले क्रम में फिर इसके बाद हमारे आदरणीय हसमुख जी की किताबों पर भी हम समीक्षा चाहेंगे। तो बहुत आभार है, सबसे प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। हसमुख